Good morning, students. In previous classes, we have studied about halogen, in which we have studied several compounds like HCl, chlorine gas, nitric acid, sulfuric acid, phosphorus, sulfur, etc. ना उसमें हम लोग देखे थे कुछ रीजनिंग, बहुत सारे रीजनिंग बनता था, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस किए थे ना जो कि नहीं पढ़ना है लेकिन एनसीईआरटी में है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए मैं उसको डिस्कस किया था। आज आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप बचा हुआ है। इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रचार दिखाई दे रहा होगा पिज्जा का ना, इसके बाद है कॉकटेल एंड ड्रीम्स। ठीक है, बता सकते हैं किस चीज का बना हुआ होगा? नियॉन गैस सर, नियॉन गैस। हाँ बिल्कुल सही, नियॉन गैस का बना हुआ होगा। तो नियॉन गैस अब हम ऑटोमेटिक समझ गए कि हम लोग किसके तरफ बढ़ रहे हैं ना। इनर्ट गैसेज इस ग्रुप में आ जाएंगे आपको, जिसमें हम लोग उसका अकरेंस पढ़ेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेज देखेंगे। कुछ यूजेज तो आपके सामने अभी हम लोग देख लिए, कम से कम एक यूजेज तो जरूर देख लिए हम लोग। ठीक है, आइए सर सलोनी ज्वाइन कर रही है। हाँ बेटा बोलो। सलोनी ज्वाइन करने के सालोनी इतना लेट से आती है, कहाँ थी सालोनी? तो इसमें देखिए बेटा, आपका पहले हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया जो कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है प्योर। ठीक है, आपका याद रखने का टेक्निक इसको आप देख लेंगे, याद रखेंगे। आपके राइट साइड स्क्रीन पर है हीनी और कर जी रन ना, इतना याद रखने से आपका टोटल ये कोड याद हो जाएगा और किसके बाद कौन सा एलिमेंट का पोजीशन आएगा वो आप देख लेंगे। ठीक है, हीनी और कर जी रन, ठीक है, इतना याद कर लेने से हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑल दीज आर गैसेज एंड केमिकली अनरिएक्टिव, they form very few compounds because of this they are termed as noble gas। तो noble gas इसको हम लोग क्यों कहते हैं वो आप जान गए ना, क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और केमिकली अनरिएक्टिव होने का मेन वजह क्या है कि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम के केस में 2 है आउटर मोस्ट शेल में, जबकि अदर देन हीलियम जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके वजह से इनका उस आउटर मोस्ट शेल जो होता है सेचुरेटेड होता है एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। That is why these are termed as noble gases। All these gases except radon and oxygen occur in atmosphere। Their atmospheric abundance in dry air is about 1% by volume of which argon is the major constituent। तो कभी कभी क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ जाता है, पूछ देता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा इनर्ट गैस में कौन सा एबंडेंट है, तो आंसर आपका आर्गन हो जाएगा। तो बहुत कम से कम 10 साल 15 साल पुराना ये क्वेश्चन है, पूछता था कभी कभी कि सबसे ज्यादा एबंडेंस ये आपका इनर्ट गैस में से कौन सा गैस है, तो आपका याद रहेगा आर्गन है। Helium and neon are found in minerals of radioactive origin ना, like pitch blende, monazite, ये सब आपका मिनरल्स में पाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी भी तो हुआ था पिच ब्लेंड से ही ना, मैडम क्यूरी जब की थी तो पिच ब्लेंड का मिनरल्स था उनके डब्बा में, वहीं से फिर तो रेडियो एक्टिविटी का खोज की थी। ठीक है, बाय द वे द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी आपको हीलियम पाया जाता है। जेनोन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज ए डीके प्रोडक्ट। तो रेडियो एक्टिव जो आपका रेडॉन या ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ आपका, ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है और मैन मेड है। ठीक है, रेडियम ले लीजिए, उसका डिसइंटीग्रेशन करा दीजिए, जब रेडियम आपका डिसइंटीग्रेट करेगा तो रेडॉन और हीलियम में बदल जाएगा, तो हीलियम भी मिल गया, रेडॉन भी मिल गया, न्यू एलिमेंट्स हो गया, नया एलिमेंट जो यहाँ रेडॉन मिला वो मिल गया। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम
एटम एंड कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन एंड कैलिफोर्नियम को ले लीजिए, तो दोनों को कोलिजन से आपका ऑर्गेनेसॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है। इसका हाफ लाइफ जो होता है आपको 0.7 मिली सेकेंड होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं, इतना हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रटने का चीज नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक एक का याद है, एक का लिखेंगे और बाकी सबका नीचे नंबर ऑफ शेल बढ़ा करके लिखते चले जाइए, हो जाएगा वो आपका। आ जाइए आप इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस ग्रुप का जो होता है हीलियम को छोड़ करके NH2 NP6 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 1s2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2s2 2p6 हो गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ा दिया 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका यहाँ पर ये लिखा गया। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ मेन शेल क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है ऊपर टॉप टू बॉटम ना। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से होगा क्या कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज कर जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा ना, तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ड्यू टू स्टेबल, हाँ एक चीज और, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तो हम बात करेंगे ही, इन जनरल मैं किया कि मैं ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा आपका डिक्रीज करेगा। लेकिन इसका चूंकि outermost shell highly saturated होता है ड्यू टू complete octet or duet, due to which its ionization or removal of electron from the outermost shell is very difficult, that is why its ionization potential will be very high। इसके वजह से इसका ionization enthalpy या ionization potential बहुत ज्यादा होता है ना। तो due to stable electronic configuration these gases exhibit very high ionization enthalpy, however it decreases down the group with increase in atomic size। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy। तो इसका आपका चूंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड और वाइटल है ना, तो इसको डुएट कंप्लीट करने की जरूरत है ना ऑक्टेट करने की जरूरत है। क्यों, ऑलरेडी सैचुरेटेड है मतलब ऑक्टेट इसका और डुएट कंप्लीट है, तो किसी दूसरे की तरह तो इसको बिहेव नहीं करना है, तो अपने आप में अनरिएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका होगा, नहीं होगा ना। Since noble gases have a stable electronic configuration, they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive value of electron gain enthalpy। तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में होता है, एक्सेप्ट करेगा तो एक निगेटिव में जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। जिसका पॉजिटिव में जाएगा उसमें पॉसिबिलिटीज घट जाएगा, एनर्जी पॉजिटिव में होगा तो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग दूसरा पॉइंट की तरफ, दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, चूंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं इसीलिए किसी दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसलिए मोनोएटॉमिक होता है। कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। दे आर एस्पायरिंगली सोलुबल इन वाटर, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट because the only type of interatomic interaction in this element is weak dispersion forces। तो स्पेसिफिक वीक डिस्पर्सन फोर्सेज, जिसको फ्लक्चुएटिंग डाइपोल भी कहते हैं हम लोग, वही तो पाया जाता है, जिसके चलते MP और BP इसका क्या होगा आपका, लो होगा। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। और हीलियम पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे नॉन सब्सटेंस, तो पीरियोडिक टेबल की ही बात करेंगे हम लोग, पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, वो 4.2 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। Helium has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और प्लास्टिक। हीलियम में खासियत है कि वो आपको रबर के साथ या ग्लास के साथ या प्लास्टिक के साथ भी डिफ्यूजन शो करने लगता है, ठीक है। और हीलियम अच्छा, ये आप जो एरोप्लेन का नाम सुने हैं या देखे हैं, आप चढ़े भी हैं, ठीक है। उसके टायर में कौन सा गैस भरा हुआ होता है, हीलियम होता है, याद रखेंगे ना। हीलियम इज इंडीड वेरी स्मॉल that can leak out of not only rubber balloon but also through metal container। हीलियम इतना ज्यादा आपको क्या कहा जाता है, छोटा होता है साइज इसका, कि जिस कंटेनर में रख दीजिए उसी से वो लीक हो जाएगा, स्टोर आप जल्दी नहीं कर पाइएगा, वो खाली हो जाएगा, डब्बा बंद और ये खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक चीज से वो डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूज करके बाहर आ जाएगा।
चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं। In general, noble gases are least reactive because the noble gases except helium have completely filled NH2 NP6 shell. They have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy ना। तो पूछेगा कि मतलब नोबल गैसेज केमिकली अनरिएक्टिव या लिस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो आपका आंसर होगा यही कि उसके आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, हाई होता है ना। एक्चुअली लोग नहीं जानते थे कि इनर्ट गैस जो होगा वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। एक साइंटिस्ट था नेल बार्टलेट, ठीक है, तो बड़ा सनकी टाइप का था। तो जब अपना रिसर्च कर रहा था वो, तो देखा कि ऑक्सीजन का आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना है उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्रिप्टन का है। किसका है? आपका क्रिप्टन का है, जेनॉन का है, ठीक है। तो सोचा कि अगर जब ऑक्सीजन और आपका जेनॉन दोनों का आईपी ऑलमोस्ट सिमिलर है और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्टिव है, तो फिर जेनॉन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। तब यही चीज उसके माइंड में बार बार स्ट्राइक करता था। तब किया क्या कि ही प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मुलेटेड एज O2 प्लस PtF6-। वो किया क्या कि ऑक्सीजन, प्लेटिनम और फ्लोरीन मिला करके कंपाउंड तैयार कर लिया, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड बनाया था वो रेड कलर का कंपाउंड था। वो कंपाउंड जो स्क्रीन पर तुमको दिखाई दे रहा है ये ना, O2 प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका, ठीक है। तब आपका केमिस्ट्री के दुनिया में तहलका मच गया। लोग देखने लगे कह रहे तो इनर्ट गैसेस तो केमिकली इनर्ट थे, केमिकली अनरिएक्टिव होते, तो ये रिएक्ट क्यों किया। तब वही ये बताया कि चूंकि ऑक्सीजन का आपका आईपी जो होता है जेनॉन के आईपी से ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जब ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है तो आपका जेनॉन क्यों नहीं कर सकता है। और यह अपना सपना सचमुच में साकार करते हुए लोगों को दिखा दिया, साकार करके दिखा दिया। हीलियम then he realized that first ionization enthalpy of molecular oxygen 1175 kilojoule per mole was almost identical with that of xenon, that was 1170 kilojoule per mole। यही सोच लो, ऑक्सीजन का बल्कि ज्यादा है, डाटा देख लो तो 1175 किलोजूल पर मोल है, और जेनॉन का देख लो 1170 किलो जूल पर मोल है, तो जेनॉन का तो और थोड़ा सा ऑक्सीजन से कम है। तो जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो जेनॉन क्यों नहीं। और इस आधार पर फिर वो क्या कहा जाता है, आपका इनर्ट गैसेज में ड्रॉबैक आया और सेवरल कंपाउंड्स फिर आपको बन गए, ठीक है। हालांकि क्रिप्टन भी केमिकली रिएक्टिव अब पाया गया है, लेकिन उसका अब अनफॉर्चुनेटली एक ही कंपाउंड आइसोलेट किया गया है क्रिप्टन का, तो केमिकली आपका क्रिप्टन भी आपका रिएक्टिव होता है। ही मेड अनदर रेड कलर कंपाउंड xenon platinum hexafluoride by mixing platinum hexafluoride and xenon मिला करके वो जब देखा कि ऑक्सीजन का ये कंपाउंड बन सकता है, ये ऑक्सीजन का कंपाउंड बन सकता है, तो जेनॉन का क्यों नहीं, और जेनॉन का भी वो कंपाउंड बना करके वो दिखा दिया। The compound of krypton are fewer, only the difluoride, krypton difluoride has been studied in details. Compounds of radon have not been isolated but only identified by radio tracer technique. No true compounds of argon, neon or helium are yet known. Xenon compounds are mainly with most electronegative element like fluorine and oxygen। जेनॉन का जो भी कंपाउंड है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही है। तो आइए अब हम लोग नोबल गैसेज का यूजेज देखने जा रहे हैं। हीलियम इज ए नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस, hence it is used in filling balloon for meteorological observation. It is also used in gas cooler nuclear reactor. Liquid helium finds use as cryogenic agent for carrying out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet which form an essential part of modern NMR spectrometer and magnetic resonance imaging system for clinical diagnosis. It is used
as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its very low solubility in blood। देखो ये लाइन जो है लास्ट वाला, ये पढ़े हो सॉल्यूशन चैप्टर में, उसमें पढ़े थे कि जब सी डाइवर अपने साथ आपको डाइव मारता है तो आर्टिफिशियल सिलेंडर लेकर के जाता है। ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो उसमें सी डाइवर जब अंदर डीप में जाता है तो वाटर का प्रेशर बॉडी पर अचानक बढ़ जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा। लेकिन जैसे ही एब्रप्टली वो सरफेस पर आएगा वाटर का प्रेशर खत्म हो जाएगा, और जब वाटर का प्रेशर खत्म हो जाएगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, और जब सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो सी डाइवर का ये क्या कहा जाता है, पेन होने लगता है, पेनफुल होता है और डेथ हो जाता है सी डाइवर का। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सी डाइवर क्या करते थे, अपने साथ हीलियम भर लेते थे। तो हीलियम क्यों भरा जाता है? क्योंकि वेरी लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, ब्लड में लेस सोल्युबल है, प्रेशर रहे या ना रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से सी डाइवर का लाइफ बच जाता है। नियोन का देखिए, नियोन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब and fluorescent bulb for advertisement display purpose. Neon bulbs are used in botanical garden and in greenhouses। तो नियोन वाला नियोन साइन बोर्ड तो आप पहले ही बता दिए थे, उसका हम लोग फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोड्यूस किए थे। आर्गन का देख लीजिए, आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स और एलॉय एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब। इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। जेनॉन एंड क्रिप्टन आर यूज्ड इन लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस। आइए कुछ कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। जेनॉन फ्लोराइड हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर जेनॉन ले लीजिए, एक्सेस फ्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए तो जेनॉन डाइफ्लोराइड मिलेगा। अगर जेनॉन और फ्लोरीन ले लीजिए 1:5 रेशियो में ले लीजिए और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दीजिए तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। जेनॉन और फ्लोराइड 1:20 रेशियो में ले लीजिए, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कीजिए, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड मिल जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है जेनॉन फ्लोराइड से वो प्रिपरेशन नहीं पूछा है। जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या होता है यही क्वेश्चन पूछा है। जेनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, जो कि आप अभी देखें, जेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडर एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। Xenon hexafluoride can also be prepared by the interaction of xenon tetrafluoride and oxygen difluoride and at 143 Kelvin। इसको हम लोग xenon tetrafluoride हेक्साफ्लोराइड को इन दोनों को मिक्स करा करके भी बना सकते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ xenon फ्लोराइड कंपाउंड हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई भी आपका जेनॉन का जेनॉन फ्लोराइड हो, चाहे डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड या हेक्साफ्लोराइड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड सबलाइम रिडली एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर आसानी से सब्लिमिएबल होता है। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, दे आर रिडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेज ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल जेनॉन फ्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव जेनॉन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 रिएक्शन ये और एक रिएक्शन ये 4, ठीक है। जेनॉन फ्लोराइड से आपका ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पूछे हुए है बोर्ड में कि जेनॉन डाइफ्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या देगा, तो याद रखना ये जेनॉन HF और O2 देगा। यही हम लोग कंडीशन चेंज कर दें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कुछ और पॉइंट छूट रहा है यहाँ पर, आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा कांटेक्ट करके कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड में कुछ और हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट दिया हुआ, उसको याद करना जरूरी है। जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म कैटायनिक स्पीशीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म फ्लोरोअनायंस। ठीक है, जेनॉन का कुछ कंपाउंड है जो ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो बताया हुआ है, ठीक है। जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका लीनियर हो गया, इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कीजिए
हो सकता है गलत गलत टाइप किया हुआ हो। जेनॉन डाइफ्लोराइड का हाइब्रिडेशन देखिए तो हाँ जी, बोलो कोई। हेलो, मैं लिप तो नहीं ना कर गया हूँ जी? नो सर। नहीं ना। चलिए बेटा, आप जेनॉन फ्लोराइड का बोलिए हाइब्रिडेशन देखकर सही है या गलत? सही है, पांच देखो। हाँ, पांच पे सही है। हाँ, 3 ठो लॉन पेयर है, तो 3 ये हो गया, एक 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 5 हो गया, तो देखो यहाँ 5 हो गया, 5 बराबर sp3d हो गया। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो टेट्राफ्लोराइड में देख लीजिए 4 बॉन्ड पेयर हो गया आपका, ठीक है। लोन पेयर कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, तो 4 और 2 6, 6 हो गया, sp3d2 हो गया। उसी तरह से इसका हो गया sp3d3 हो गया। शेप इसका लीनियर हो गया, इसका स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। अब आ जाइए जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड विथ वाटर गिव्स जेनॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, यही रिएक्शन पूछे हुए है, ठीक है, इसी की बात मैं कर रहा था। टेट्राफ्लोराइड लीजिएगा तो देखिए इसमें प्रोडक्ट आपका दूसरा है, XeO3 बनता है, इसमें XeO4 बनता है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये मिलेगा। और हेक्साफ्लोराइड का भी 2 तरह का हाइड्रोलिसिस है। पानी ज्यादा लेने से क्या होगा, कम मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ना, इसमें जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनेगा और इसमें XeO2F2 बनता है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो यही लैंग्वेज का फेयर होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रक्चर अब आ जाइए, कुछ जेनॉन ऑक्साइड का है आपके सामने ना, XeO3 का sp3 टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये है सब तैयार, आप एक बार आप तैयार कर लीजिएगा ठीक से। XeO3 is colorless explosive solid and has a pyramidal molecular structure. Xenon oxytetrafluoride is a colorless volatile liquid and has a square pyramidal molecular structure. XeO2F2 has सीसा स्ट्रक्चर। और इस तरह से आज का क्लास आपका समाप्त होता है, ठीक है, और आपका पी ब्लॉक भी समाप्त होता है, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने ओरिजिनल टाइम पर नए टॉपिक के साथ।